चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। जांच समिति की पहली बैठक बेतिया में तय हुई क्योंकि वहां सबके ठहरने की बेहतर व्यवस्था आसानी से हो सकती थी। सदस्य निश्चित तिथि से पहले पहुंच गए, लेकिन बैठक किन्हीं वजहों से 2 दिन के लिए टाल दी गई। शहर में 14 जुलाई से ही मेले जैसा माहौल था। उसके मशहूर दशहरा मेले से ज्यादा भीड़-भाड़, हर तरफ उत्साह, हर ओर चर्चा कि अब नील का निपटारा हो जाएगा, दुख दरिद्र कटेगा। महात्मा गांधी वकील मंडली के साथ आए तो किसानों की भीड़ हजारीमल धर्मशाला में आ जुटी। वे अपने त्राणदाता के दर्शन करना चाहते थे। महात्मा व्यस्त थे, पर जब स्थिति किसी तरह नियंत्रण में नहीं आई तो उन्होंने बाहर आकर किसानों को संबोधित किया, आश्वस्त किया। उनके लिए यही काफी था। अपनी जांच रोकने तक गांधी और उनके वकीलों का दल 13,000 से अधिक किसानों के बयान कलमबद्ध कर चुका था। बैठक की तैयारी में सारे कागजात और दस्तावेज खंगाले जाने थे, इसलिए उन्हें मोतिहारी से एक बार फिर बेतिया मंगा लिया गया। सामने कागजों का पहाड़ था। गवाहों की सूची अलग से तैयार हो रही थी। इन सब को व्यवस्थित करना आसान नहीं था। इस बीच हालांकि गांधी ने उन्हें बुलाया नहीं था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्वयंसेवक मदद के लिए आ गए। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कों पर चलना दुश्वार था। हर जगह लोग ही लोग, जो कभी कभार बेचैन हो उठते थे। उसे बेकाबू होते देखकर वर्दीधारी पुलिस के साथ सादे कपड़ों में विशेष दस्ते तैनात करने पड़े। ठीक 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई और उसमें पहला इजहार किसानों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकारी स्वीनी का हुआ। दिन भर चली पूछताछ ने एक तरह से समिति की आगे की कार्यवाही की दिशा तय कर दी। बेतिया में कुल 5 बैठकें हुईं, जिनमें अधिकारियों लेविस और विटी के अलावा मलहिया, बेतिया, साठी और बिलवा कोठी के प्रबंधकों के बयान हुए। किसानों की ओर से राजकुमार शुक्ल, खिनहर राय और संत राउत ने हलफ लेकर बयान लिखवाए। वहीं तय हुआ कि अगली बैठकें मोतिहारी में होंगी। उत्साह और भीड़ भड़क्का मोतिहारी में भी बेतिया जैसा था। बैठकों के बीच समय निकालकर समिति के सदस्यों ने कुछ गांवों का दौरा किया और इसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन बैठकों की खबर गांवों को नहीं दी जाती थी कि कोई उन्हें सिखा पढ़ा न दे, धमकियां न मिलें। तब भी कारों का काफिला देखते ही हजारों की भीड़ अपना दुख दर्द कहने जुट जाती थी। इसके अलावा समिति की कई गुप्त बैठकें हुईं। ब्यौरा बाद में सामने आया तो पता चला उनमें ज्यादातर जमीन के मामलों पर चर्चा हुई। पटना गांधी संग्रहालय के आसिफ वसी कहते हैं कि किसान जमीनों के पट्टे साल दर साल बढ़ाए जाने से बेहद नाराज थे। उनका जो था कि भाई हमने लीज पे जो आपको दिया तो हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे। तो गांधी जी का ये कहना था कि नहीं, ये जिसकी चीज़ है उसी के पास रहेगी और इसके हिसाब से ही इसमें बुआई होगी। उन लोगों का ये था कि हम नील कर लेंगे, नील के बाद फिर ज़मीन में नेक्स्ट अनाज के लिए जो होता था वो नहीं हो पाता। तो गांधी जी का ये था कि नहीं, ये सारे सिस्टम में जिनकी चीज़ है वही रखेंगे और उनके हिसाब से वहाँ पे हार्वेस्टिंग का काम होगा। जांच समिति का काम अपनी गति से चल रहा था और महात्मा उससे संतुष्ट थे। हर शाम दिन की कार्यवाही पर एक नोट सदस्यों को भेजा जाता था। नोट से स्पष्ट था कि समिति ने काम में निष्पक्षता बरती और सदस्यों ने वे सारे सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे। नील विवाद की पृष्ठभूमि समिति के सदस्यों को अच्छी तरह मालूम थी। उस लगभग पूरे काल में बंगाल के कानून
और नियम कायदे बिहार पर लागू थे। बंगाल टेनेंसी एक्ट उसका हिस्सा था, जिसकी खामियां किसानों के शोषण का कारण बनती थीं। राहत या रियायत असंभव थी। मुश्किल तब भी थी जब नील से मुनाफा था। मुनाफा कम हुआ तो मुसीबतें बढ़ गईं। घाटे की भरपाई के लिए हुंडा, हर्जा और तावान था, जो किसानों से एक मुश्त वसूल किया जाता था। सबसे बड़ी समस्या शरहबेसी की थी, जिसमें जब तब लगान की दर बढ़ा दी जाती थी। हालांकि कानून में मनमानी रोकने के प्रावधान थे, निलहों ने उल्लंघन अधिक किया, पालन कम। वजह जो भी हो, इसके कम ही मामले अदालत पहुंचे, और जो पहुंचे, अदालत ने निलहों की मुंहदेखी की, किसानों की ओर पीठ फेर ली। चंपारण में किसानों के बयान लेते समय महात्मा ने दो बातें महसूस की। एक, कि शरहबेसी के कागजों पर किसानों से कभी धोखे और कभी प्रताड़ना से अंगूठा लगवाया जाता है, और दूसरी कि ये दूसरे मामलों से अलग है, क्योंकि इसका काम लिखत पढ़त में होता है। लेखक और चंपारण पर शोधकर्ता अरविंद मोहन कहते हैं कि समिति में महात्मा ने ज्यादा जोर शरहबेसी पर दिया। तिनकटिया या आबवाब या तावन या हर्जा, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें गैर कानूनी थी, तो इस पे गांधी ने बहुत बात ही नहीं की है। वो बात ले दे के शरहबेसी पे कर रहे हैं, क्योंकि शरहबेसी का डॉक्यूमेंट लीगल था, सब रजिस्टर्ड हुए थे, और शरहबेसी में 75,000 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थे। तो 75,000 केस कौन लड़ता, किसान उन कहाँ से वकील ले आता और किसकी डिग्री किसके हक में जाती। तो गांधी को लगा कि ये ट्रैप आखिर में जाते जाते निलहों ने लगा दिया है, तो किसानों को इससे मुक्ति असली जरूरी है। जांच समिति खुद शरहबेसी का पेचीदा मामला सुलझाने पर जोर दे रही थी। इसीलिए तुर्कौलिया कोठी के प्रबंधक हिल, पिपरा कोठी के नॉर्मन और मोतिहारी के इरविन को एक से अधिक बार समिति के सामने बुलाया गया। समिति चाहती थी कि इस पर सुलह हो जाए, क्योंकि अदालत का रास्ता लंबा और टेढ़ा हो सकता था। महात्मा ने शुरू में शरहबेसी के तहत वसूली गई आधी रकम किसानों को लौटाने की मांग की, पर अंत में फी रुपया 4 आना पर सहमति व्यक्त कर दी। अरविंद मोहन का मानना है कि 4 आना भी निलहों पर भारी पड़ गया। उस 4 आने की वापसी में ही बड़े बड़े निलहों की सारी औकात और सारा उसका इकबाल जो है वो सामने आ गया। यही इरविन महाराज को करीब 63,000 रुपया वापस करना पड़ा। 63,000 का मतलब है कि उन्होंने करीब 2.5 लाख रुपया ज़्यादा वसूला था। जितना विरोध उसने किया वो टेक्निकल और कोई लॉजिक वाली बात से ज़्यादा प्रैक्टिकल बात ये थी, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा पैसा उसी को लौटाना पड़ा। समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए रांची में विशेष बैठक रखी गई। उस समय महात्मा अहमदाबाद में थे। रांची की यात्रा में उन्हें बुखार हो गया, लेकिन उन्होंने सारी बैठकों में हिस्सा लिया। रांची से वो चंपारण लौटे और 10 दिन वहीं रहे। किसानों की बेसब्र भीड़ फिर उमड़ने लगी, तो उन्हें एक शाम महात्मा ने रिपोर्ट की बातें मोटा मोटी बता दी। कहा, उन्हें ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अंतिम परिणाम सुखद होने की उम्मीद रखनी चाहिए। उस शाम झुंड के झुंड किसान महात्मा गांधी की जयकार करते लौटे, और गांधी भागलपुर होते हुए बंबई चले गए। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।